बंद दरवाजे के पीछे सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। एक जानी पहचानी सी आवाज रोते हुए कह रही थी, नहीं, मैं राहुल को और धोखा नहीं दे सकती। बंद कमरे में रोने वाली आवाज और कोई नहीं बल्कि राहुल की गर्लफ्रेंड आयशा थी, और उसके साथ था वही नीली मर्सिडीज वाला लड़का जो आयशा की जैसा ही हैरान और परेशान लग रहा था। उसने आयशा का हाथ पकड़कर कहा, मर्जी से नहीं, मजबूरी से कर रहे हैं ये सब हम नाटक, वो भी उस राहुल को बचाने के लिए। ये मत भूलो, तुम तो फिर भी प्यार करती हो राहुल से, मैं तो बेवजह फंसा हूं इस दलदल में। आयशा बेचैन होकर कहती है, पर राहुल तो नहीं समझेगा ना ये सब, कल रात की तरह ही बार बार आता रहेगा और गुस्से में न जाने क्या कर देगा जब तक उसे सच्चाई का पता न चले। आयशा की बात सुनकर वो आदमी डर गया और उसने कहा, तुम राहुल को सब सच्चाई बताओगी और फिर मास्टर हमारा क्या हाल करेगा ये सोचा है? आयशा, हम दोनों के खातिर हमें राहुल के सामने ये प्यार का नाटक करते रहना है। पर आयशा ने तब तक अपना मन बना लिया था। आयशा ने हिम्मत के साथ कहा, यह नाटक और नहीं होगा मुझसे, और यही बताने जा रही हूं मैं राहुल को आज शाम। तभी दूसरी ओर राहुल अभी भी उस पुलिस ऑफिसर के शरीर में था जिसकी उसने कल रात हत्या की थी, और वो कमिश्नर की बातें सुन रहा था। कमिश्नर ने राहुल और शालिनी को एक चिट्ठी देकर हंसते हुए कहा, भाई अभी अभी तो ज्वाइन किया है? और ज्वाइन करते ही लव लेटर्स आने लगे मेरे नाम पर। राहुल और शालिनी ने एक धमकी से भरी चिट्ठी को देखा और शालिनी ने पूछा, ये कौन भेज सकता है? कमिश्नर हंसते हुए बोला, अरे भाई वही लोग हो सकते हैं जिन्हें पता है कि मैं जुर्म के साथ कभी समझौता नहीं करता। इस शहर का हर गैर कानूनी धंधा अब बंद होगा, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। हाँ, मुझे पता है ये मुश्किल है, और इसीलिए मुझे मेरी इस सीक्रेट टीम पर भरोसा है। आज से हर दिन हम शहर के एक एक हिस्से से जुर्म का नामो निशान मिटाएंगे। कमिश्नर अपना प्लान बता रहे थे, पर राहुल की नजर सिर्फ उस रेड क्रॉस पर गड़ी थी जो कमिश्नर के सर पर लगा हुआ था। राहुल के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आज रात 12 बजने से पहले मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर को कैसे मार दे, वो भी 200 पुलिस से भरे हुए इस पुलिस हेडक्वार्टर्स में। और कमिश्नर को ना मार पाए तो आज अपने पिता की जान कैसे बचाए? शालिनी ने आगे बढ़ते हुए कहा, सर, आज की ऑपरेशन राहुल लीड करे तो बेहतर होगा। मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, क्योंकि आप पर आए कोई भी खतरे को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ हो गया तो पूरी डिपार्टमेंट की हिम्मत टूट जाएगी सर। मैंने कॉम्बैटिंग में स्पेशल ट्रेनिंग ली है और ब्लैक बेल्ट भी हूं। मेरे रहते आपको कोई छू भी नहीं सकता। लो, अब एक और मुसीबत। राहुल सोचता है कि शालिनी अगर कमिश्नर के साथ ही रहेगी तो वो कमिश्नर को कैसे मार पाएगा। 1 घंटे बाद एक गैर कानूनी शराब के ठेके के बाहर खड़े होकर राहुल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। शायद पिछले दिनों में वो पहली बार मुस्कुराया था। अपने टीम के साथ अंदर जाते हुए उसने महसूस किया कि यहां उसे एक नहीं बल्कि कई रेड क्रॉस वाले लोग मिलेंगे। शायद कमिश्नर के मिशन की वजह से राहुल नरक दूत का 1 महीने का कोटा आज ही खत्म कर देगा। पर ठेके के अंदर घुसते ही उसकी हंसी मानो चेहरे से उड़ गई हो। अंदर एक भी इंसान नहीं था जिसके सर पर रेड क्रॉस था। यह कैसे मुमकिन है? पर उसे और सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अंदर से गुंडों ने पुलिस को देखते ही उन पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में एक हवलदार राहुल को मदद के लिए पुकारने लगा जब एक विशाल दिखने वाला आदमी कांच की बोतल हाथ में लिए उस हवलदार पर हमला करने आ रहा था। राहुल ने तुरंत अपनी गन ली और उसकी तरफ शूट करना शुरू किया, लेकिन ट्रिगर तो दब ही नहीं रहा था। राहुल के बाजू में खड़े हवलदार को लगा कि शायद उसके सर की बंदूक लॉक्ड होगी, इसीलिए वो लॉक खोलने गया, लेकिन देखा तो लॉक तो पहले से ही खुला हुआ था। हवलदार ने गन को हवा में शूट करने के लिए तय किया तो वो गन अच्छे से फायर भी हुआ, लेकिन फिर वही बंदूक लेकर राहुल ने फायर करना चाहा तो ट्रिगर फिर नहीं दब रहा था।
उसने फिर से कोशिश की, पर बंदूक से एक भी गोली नहीं निकली। तभी उसके कानों में नरकदूत की आवाज गूंजी, तुम्हारा औजार सिर्फ उन लोगों पर चलेगा जिनके सर पर लाल क्रॉस है, भूल गए? उसके बाद राहुल बेहाल लाचार होकर उस हवलदार पर हमला होता देखता रहा। सौभाग्य से अंत में दूसरे पुलिस अफसर ने हमलावर पर गोली चला दी और वो हवलदार बच गया। आखिरकार पुलिस सारे गुंडों को कैद करने में कामयाब रही और इस मुठभेड़ का अंत हुआ। जब सब शराब के ठेके से निकलने लगे तब उस दूसरे पुलिस अफसर ने राहुल से पूछा, सर क्या आज भी तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं मतलब वैसे तो आप आंख बंद करके निशाना लगा लेते हो, पर आज क्या हो गया? राहुल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में बहुत हलचल हो रही थी। वो सोच रहा था कि जो लोग गैर कानूनी शराब बेचते हैं, जुए के अड्डे चलाकर जवान लड़कों को बहकाते हैं, उनके सर पर लाल क्रॉस का नामो निशान नहीं है। और राहुल के पिता जो गरीबों को खिलाए बिना खाना तक नहीं खाते हैं, कमिश्नर जो शहर को अपराध से मुक्त करना चाहते हैं, उनके सर पे लाल क्रॉस। और ऐसे अच्छे लोगों को मारने की जिम्मेदारी राहुल पर। ये कैसा न्याय था नरकदूत का? एक तरफ राहुल इस सोच में खोया हुआ अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ आयशा निकल पड़ी थी अपनी मंजिल की ओर। उसे एक बहुत जरूरी काम को आज अंजाम देना था। ढलते सूरज की रोशनी में राहुल आखिरी टारगेट लोकेशन के बाहर खड़ा था। अब तक एक भी क्रिमिनल के सर पर इसने रेड क्रॉस नहीं देखा था, ना तो उसकी गन एक भी बार चली थी। यहां उसे कोई ना कोई रेड क्रॉस वाला आदमी दिख जाए, ऐसा सोचकर राहुल टारगेट लोकेशन के अंदर गया। लेकिन अंदर जाते ही पुलिस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अपने आप को बचाने के लिए राहुल ने गन निकाली और बिना सोचे शूट किया। एक बुलेट उसकी बंदूक से निकलकर दीवार में घुस गया। राहुल ताज्जुब होकर अपने बंदूक की ओर देखने लगा और उसने सोचा कि उसकी गन काम कर रही थी। इसका मतलब अंदर ऐसा कोई शख्स है जिसके सर पर रेड क्रॉस होगा। और आखिरकार वो आदमी राहुल को दिख ही गया, एक दीवार के पीछे छुपकर जो पुलिस पर गोलियां बरसा रहा था। वो रेड क्रॉस जैसे उस आदमी के सिर पर चमक रहा था। राहुल उसकी तरफ दौड़ा। उसे पता था उसके पिता को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, आज इस आदमी को खुद मारकर। जैसे ही राहुल उस आदमी की तरफ निशाना ताने आगे बढ़ रहा था, वो आदमी चिल्लाया, सिर्फ हमारे पीछे पड़ सकते हो तुम लोग? अरे हम तो दूसरों के कहने पर डंडा चलाते हैं, अपना पेट पालने के लिए। हिम्मत है तो उन्हें जाके पकड़ो जिनकी उंगली पर सब नाचते हैं। हिम्मत है मास्टर को छूने का? ये कहते हुए अचानक उस आदमी ने खुद को अपनी गन का निशाना बनाया और अगले ही पल उसका बेजान शरीर जमीन पे पड़ा हुआ था। पुलिस उसकी ओर दौड़कर आई। राहुल दंग होकर वहीं खड़ा रहा। इस सब गड़बड़ी में नरकदूत की आवाज राहुल को सुनाई पड़ी। उल्लू का पट्टा खड़े होकर इस आदमी का भाषण सुन रहा था। गोली नहीं चला सकता था क्या? पुलिस के सारे मिशन आज के लिए खत्म हो गए हैं। तू अपना मिशन कब पूरा करेगा? याद है ना, 12 बजने के पहले एक आदमी को मारना पड़ेगा तुझे, वरना गरम तेल खौल रहा है कढ़ाई में। पर नरकदूत की इस धमकी का राहुल पर कोई असर नहीं हुआ, जो अब तक पूरी तरह नाउम्मीद हो चुका था। राहुल जानता था हेडक्वार्टर में घुसकर कमिश्नर को मारना उसके लिए नामुमकिन था। उसका सिर्फ शरीर एक पुलिस वाले का था, वो खुद रातों रात पुलिस नहीं बन गया था। अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अपने आंखों के सामने हुए आत्महत्या के बारे में सोचकर वो अब भी अचंभित था। फिर राहुल को अचानक कुछ याद आया। मास्टर, उस क्रिमिनल ने मरने से पहले मास्टर का नाम लिया था। अजीब है, सुबह कमिश्नर के पास जो धमकी भरी चिट्ठी आई थी वो भी किसी मास्टर ने ही भेजी थी। है कौन ये मास्टर?
जो इस पूरे अपराध की दुनिया को चला रहा है। पर फिर राहुल ने सोचा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वो गरम तेल की कढ़ाई और उससे बचने के रास्ते के बारे में सोचना चाहिए बस। पर उसका मतलब क्या, मुझे अपने पिता को? नहीं। राहुल के कदम अचानक से रुक गए और उसने देखा कि सोच में खोए हुए अनजाने में वो अपनी बिल्डिंग के बाहर आ पहुंचा है। उसके कमरे की बत्ती जल रही थी। राहुल के आंखों में अचानक आंसू आ गए। शायद उसके माँ बाप साथ बैठकर टीवी देख रहे होंगे, अपने बेटे के घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि अब उनका बेटा कभी घर नहीं लौटेगा। राहुल अपने पैरों को घसीटते हुए घर के बाहर आकर रुका। घर का दरवाजा हल्का खुला था, पर अंदर उसके पिता के साथ उसकी मां नहीं थी, बल्कि एक दूसरी औरत थी। थोड़ा और झांक कर देखा तो वो शॉक्ड रह गया। अंदर उसके पिता के साथ और कोई नहीं बल्कि आयशा थी, राहुल की गर्लफ्रेंड, जो अपने घुटनों पर बैठकर राहुल के पिता के पैर पकड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाकर रो रही थी। मुझे बख्श दीजिए अंकल, और नहीं कर सकती मैं राहुल के सामने ये धोखा देने का नाटक। चुप! राहुल के पिता जोर से चिल्लाए। राहुल ने कभी उन्हें इस तरह चिल्लाते हुए नहीं देखा था। मैंने कहा था मेरे बेटे से दिल लगाने को। तुमने उससे दिल लगाया है तो अब उसका दिल भी तोड़ोगी तुम ही, समझी? तुम्हारे साथ रहकर पागल हो गया है वो। नौकरी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है। आयशा रोते हुए बोली, पर इसमें गलत क्या है अंकल? प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। राहुल के पिता और भी चिढ़कर बोले, गलत क्या है? नौकरी, शादी, ये सब करने के लिए बड़ा किया था मैंने अपने बेटे को। सुन लड़की, राहुल सिर्फ और सिर्फ मास्टर के लिए काम करेगा और मैं मास्टर से ये वादा कर चुका हूं। आज मेरा जो कुछ भी है सब मास्टर की बदौलत है। बदले में उन्हें मेरा बेटा चाहिए अपने काम के लिए, इसीलिए उन्होंने बुलाया है हमें शहर में। राहुल शादी करेगा या घर बसाएगा तो उनका काम नहीं होगा। राहुल उस अंधेरी गैलरी में खड़े होकर चुपचाप उसकी जिंदगी की एक के बाद एक राज खुलते सुन रहा था। अचानक उसके पिता की आवाज से गुस्सा मिटकर डर से भर गया और उन्होंने कहा, अगर मैंने अपना वादा नहीं रखा तो शायद मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाएंगे, और तुम्हारे भी। जब मास्टर को तुम्हारे बारे में पता चलेगा, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, राहुल के दिमाग से खुद को निकालो और फिर खुद निकल जाओ इस शहर से। मास्टर से पंगा मत लो और इस बात की खबर किसी को कानो कान ना हो, ठीक है? तभी राहुल के पिता का ध्यान खुले हुए घर के दरवाजे की ओर जाता है। वो सोचते हैं कि ये दरवाजा क्यों खुला है। चौंक कर जल्दी से उन्होंने आधे खुले दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन उन्हें दरवाजे की दूसरी ओर खड़ा राहुल नहीं दिखा। राहुल जैसे चुपचाप आया था उसी तरह चुपचाप बिल्डिंग से निकल गया था, पर अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल भरे थे और उनमें से एक का जवाब भी उसके पास नहीं था। उसे सिर्फ एक बात की खबर थी, जब तक इस सच से पर्दा ना उठ जाए वो अब नरक दूत का कोई काम नहीं करेगा। राहुल अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब उसे कुछ लोगों के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, आग आग आग। राहुल ने देखा सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग में आग लग गई है और वहां से लोग बच बचकर भाग रहे थे। अगले ही पल एक औरत भागी भागी उसके पास आई। मेरा बच्चा, मेरा बेटा अंदर है, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, उसे बचाइए। तुरंत कुछ और लोग भी राहुल के पास आ गए और उससे मदद की भीख मांगने लगे। तब उसे समझ में आया कि ये लोग उसके पुलिस की वर्दी को देखकर उससे मदद मांगने आ रहे हैं। बिल्डिंग से आते हुए काले धुएं को देखकर राहुल घबराया। फिर उसे याद आया कि वो तो पहले से मर चुका है। ये आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर वो अभी किसी की जान बचा सकता है तो क्यों नहीं। यही सोचकर राहुल जलती हुई बिल्डिंग के अंदर भागा। अंदर भट्टी जैसी गर्मी हो रही थी और आग हर जगह फैल रही थी। राहुल अंदर जाकर उस बच्चे को ढूंढने लगा। तभी उसे दूर वो बच्चा दिखाई दिया, एक जलते हुए दरवाजे के पीछे। राहुल चिल्लाया, बाहर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास ले जाऊंगा, डरो नहीं। पर वो बच्चा अपनी जगह से
हिला भी नहीं। राहुल ने सोचा कि शायद वो बहुत सहम गया होगा। ये सोचकर वो उसके पास दौड़ कर गया। बच्चे ने उसकी ओर मुड़कर देखा, पर उसका चेहरा तो नरकदूत का था। नरकदूत ने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, बड़ा उतावला हो रहा था मुझसे मिलने के लिए, तो मैं ही आ गया। राहुल ने अपने आसपास देखा, पर माहौल पूरा बदल गया था। आग अब गुफा के अंदर से आ रही थी और एक कढ़ाई में गरम तेल उबल रहा था। ये नरकदूत की गुफा थी, पर आज राहुल इस नजारे से नहीं डरा। उसने नरकदूत की आंखों में आंखें डालकर पूछा, मेरे पिता मेरे बारे में क्या प्लान बना रहे थे? नरकदूत हंसकर बोला, मरने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में पूछ रहे हो? थोड़ी देर नहीं कर दी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम खास हो। पता है क्यों? तुम्हारे परिवार वालों की बदौलत। और तुम मेरा काम करते करते इसके बारे में और भी जान सकते हो। पर राहुल इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने कहा, नहीं, मुझे जवाब आपसे चाहिए। ये मास्टर कौन है और इसका ये रेड क्रॉस वाले लोगों से क्या नाता है? जैसे ही नरकदूत ने मास्टर का नाम सुना, उसके चेहरे से होश उड़ गए। वो चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? तुम भूल गए मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं? नरकदूत ने अपनी उंगली उठाई और राहुल तुरंत हवा में उल्टा लटकने लगा। नरकदूत ने उसको उबलते तेल से भरी कढ़ाई के ऊपर उल्टा लटका दिया। कढ़ाई से निकलते हुए धुएं ने राहुल को जकड़ लिया और राहुल का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तभी नरकदूत ने अपनी उंगली नीचे की और राहुल का शरीर कढ़ाई के पास जाने लगा। ये दर्द राहुल से सहन नहीं हो रहा था। उसके जिस्म का रोम रोम जल रहा था। अब जलता तेल उसके शरीर को पिघला रहा था। तब उसे सिर्फ नरकदूत की आवाज सुनाई दी, यही तुम्हारी सजा है मेरी बात न मानने के लिए, और ये तुम अब झेलोगे। एक दिन या 1 महीने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए।